चलिए, मैं आपको एक समस्या के बारे में बताता हूँ। इसे सुनकर शायद आप अपने पैसों से जुड़े फैसलों को लेकर थोड़ा बेहतर महसूस करें और दूसरे लोग अपने पैसों का क्या करते हैं, इसे लेकर उन पर जल्दी कोई राय ना बनाएं। लोग पैसों के मामले में कभी-कभी बड़ी अजीब और पागलों वाली हरकतें करते हैं, लेकिन असल में कोई भी पागल नहीं है। बात दरअसल ये है, अलग-अलग पीढ़ियों के लोग, जिनकी परवरिश अलग-अलग माता-पिता ने की, जिनकी आमदनी और संस्कार अलग थे, जो दुनिया के अलग-अलग हिस्सों और अलग-अलग अर्थव्यवस्थाओं में पैदा हुए, जिन्होंने अलग-अलग तरह के जॉब मार्केट देखे, जहां मौके और किस्मत का साथ सबके लिए अलग-अलग था। वे सभी अपनी जिंदगी में बहुत अलग-अलग सबक सीखते हैं। दुनिया कैसे चलती है, इसे लेकर हर इंसान का अपना एक बिल्कुल अलग तजुर्बा होता है। और जो आपने खुद अनुभव किया है ना, वो किसी और से सुनी सुनाई बातों से कहीं ज्यादा असरदार होता है। इसीलिए हम सब, आप, मैं, हर कोई पैसे के काम करने के तरीके को लेकर कुछ खास धारणाओं से बंधे रहते हैं। और ये धारणाएं हर इंसान के लिए बिल्कुल अलग होती हैं। जो बात आपको एकदम पागलपन लग सकती है, हो सकता है वो मेरी नजर में बिल्कुल सही हो। जो इंसान गरीबी में पला बढ़ा है, वो रिस्क और मुनाफे के बारे में जिस तरह से सोचता है, एक अमीर बैंकर का बच्चा लाख कोशिश करने पर भी उसे नहीं समझ सकता। जिस इंसान ने अपना बचपन भारी महंगाई के दौर में गुजारा हो, उसने कुछ ऐसा झेला है जिसका सामना स्थिर कीमतों के दौर में पले बड़े इंसान को कभी नहीं करना पड़ा। ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी के दौरान अपना सब कुछ गंवा देने वाले उस स्टॉक ब्रोकर का दर्द, 1990 के दशक के आखिर में शानदार कमाई करने वाला कोई टेक वर्कर सोच भी नहीं सकता। उस ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ने जिसने पिछले 30 सालों में कोई आर्थिक मंदी देखी ही नहीं, उसने एक ऐसी जिंदगी जी है जो किसी अमेरिकी ने कभी नहीं जी। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। अनुभवों की ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। आप पैसों के बारे में बहुत सी ऐसी बातें जानते हैं जो मैं नहीं जानता, और मैं वो जानता हूं जो शायद आप नहीं जानते। आप अपनी जिंदगी में जिन मान्यताओं, लक्ष्यों और भविष्य की उम्मीदों को लेकर चलते हैं, वो मेरी उम्मीदों से बिल्कुल अलग हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम में से कोई एक दूसरे से ज्यादा समझदार है या किसी के पास ज्यादा अच्छी जानकारी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अलग अलग तरह की जिंदगी जी है, जो अलग अलग लेकिन उतने ही असरदार अनुभवों से ढली है। पैसों को लेकर आपके अपने निजी अनुभव दुनिया में होने वाली घटनाओं का शायद बच्चलक 0.0001% ही होंगे, लेकिन दुनिया कैसे चलती है, इस बारे में आपकी 80% सोच इन्हीं अनुभवों से बनती है। इसीलिए दो बेहद समझदार लोग भी इस बात पर एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं कि मंदी कैसे और क्यों आती है, आपको अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, आपकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, आपको कितना रिस्क लेना चाहिए, वगैरह वगैरह। 1930 के दशक के अमेरिका पर लिखी अपनी किताब में फ्रेडरिक लुइस एलन ने लिखा था कि महामंदी ने लाखों अमेरिकियों के मन पर उम्र भर के लिए एक गहरा घाव छोड़ दिया था। लेकिन उस दौर के अनुभव भी सबके लिए एक जैसे नहीं थे। 25 साल बाद जब जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे, तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि उन्हें उस महामंदी के बारे में क्या याद है। उनका जवाब था, मुझे उस मंदी का कोई सीधा अनुभव नहीं है। मेरा परिवार दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक था, और उस वक्त हमारी दौलत पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। हमारे पास और बड़े घर थे, ज्यादा नौकर चाकर थे, हम पहले से ज्यादा घूमने जाते थे। मैंने अपनी आंखों से बस इतना ही देखा था कि मेरे पिता ने कुछ और मालियों को काम पर रख लिया था, महज इसलिए ताकि उन्हें रोजगार मिल सके और वे अपना पेट भर सकें। सच कहूं तो मैंने महामंदी के बारे में तब तक कुछ नहीं जाना जब तक कि मैंने हार्वर्ड में इसके बारे में पढ़ा नहीं। 1960 के चुनाव में यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। लोग सोचने लगे कि जिस इंसान को पिछली पीढ़ी की सबसे बड़ी आर्थिक त्रासदी की कोई समझ ही नहीं है, उसके हाथों में देश की अर्थव्यवस्था कैसे सौंपी जा सकती है। कई मायनों में इस कमी की भरपाई केवल दूसरे विश्व युद्ध में कैनेडी के अनुभवों से ही हो पाई।
वो विश्व युद्ध पिछली पीढ़ी का एक और सबसे बड़ा भावनात्मक अनुभव था, और उनके मुख्य प्रतिद्वंदी ह्यूबर्ट हम्फ्रे के पास ऐसा कोई अनुभव नहीं था। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम चाहे जितना भी पढ़ लें या कितने भी खुले विचारों वाले क्यों ना हो जाएं, हम उस डर और अनिश्चितता के असली एहसास को कभी महसूस नहीं कर सकते जो उन लोगों ने उस वक्त झेला था। मैं पढ़ सकता हूं कि महामंदी के दौरान अपना सब कुछ गवा देना कैसा लगता था, लेकिन मेरे मन पर वो गहरे घाव नहीं हैं जो उन लोगों के मन पर हैं जिन्होंने असल में उस दौर को जिया था। और जिस इंसान ने वो दौर देखा है, वो ये कभी नहीं समझ सकता कि मेरे जैसा कोई इंसान शेयर बाजार में पैसा लगाने को लेकर इतना बेफिक्र कैसे हो सकता है। हम दुनिया को बिल्कुल अलग अलग नजरिए से देखते हैं। स्प्रेडशीट्स आपको ये तो बता सकती हैं कि इतिहास में शेयर बाजार कितनी बार बुरी तरह गिरा है, लेकिन वो उस डर को नहीं दिखा सकती। जब आप घर लौटते हैं, अपने बच्चों की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि कहीं आपने कोई ऐसी गलती तो नहीं कर दी जिसका असर उनकी पूरी जिंदगी पर पड़ेगा। इतिहास पढ़ने से आपको लग सकता है कि आप कुछ समझ गए हैं, लेकिन जब तक आप खुद उस दौर से न गुजरें और उसके नतीजों को खुद महसूस न करें, तब तक शायद आप उसे इतना नहीं समझ पाते कि वो आपके बर्ताव को बदल सके। हम सबको लगता है कि हम जानते हैं दुनिया कैसे चलती है, लेकिन हम सब ने इसका बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही देखा है। जैसा कि इन्वेस्टर माइकल बैटनिक कहते हैं, कुछ सबक समझने से पहले उनका अनुभव करना जरूरी होता है। हम सब अलग अलग तरीकों से इसी सच के शिकार हैं। 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के अर्थशास्त्री उलरिके मैलमेंडियर और स्टीफन नागल ने सर्वे ऑफ कंज्यूमर फाइनेंसेस के 50 सालों के डेटा को खंगाला। ये सर्वे इस बात का बारीकी से हिसाब रखता है कि अमेरिकी लोग अपने पैसों का क्या करते हैं। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट के फैसले अपने लक्ष्यों और उस वक्त मौजूद विकल्पों के आधार पर लेने चाहिए, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं। उन अर्थशास्त्रियों ने पाया कि लोगों के जीवन भर के इन्वेस्टमेंट के फैसले काफी हद तक उन अनुभवों से जुड़े होते हैं जो उन्होंने अपनी पीढ़ी में देखे होते हैं, खासकर वो अनुभव जो उन्हें अपनी जवानी के शुरुआती दिनों में मिलते हैं। अगर आप ऐसे दौर में पले बड़े हैं जब महंगाई बहुत ज्यादा थी, तो आगे चलकर आपने बॉन्ड्स में उन लोगों के मुकाबले कम पैसा लगाया जिन्होंने कम महंगाई वाला दौर देखा था। वहीं अगर आप ऐसे वक्त में जवान हुए जब शेयर बाजार बहुत मजबूत था, तो आपने अपनी जिंदगी में उन लोगों के मुकाबले शेयर्स में ज्यादा पैसा लगाया जिन्होंने कमजोर बाजार देखा था। अर्थशास्त्रियों ने लिखा, हमारे नतीजे बताते हैं कि किसी भी इन्वेस्टर के रिस्क लेने की क्षमता उसके अपने निजी इतिहास पर निर्भर करती है। ये उनकी समझदारी, शिक्षा या अनुभव पर निर्भर नहीं करता। ये महज इस किस्मत पर निर्भर करता है कि आप कब और कहां पैदा हुए। 2019 में फाइनेंशियल टाइम्स ने मशहूर बॉन्ड मैनेजर बिल ग्रॉस का इंटरव्यू लिया। उस लेख में बताया गया, ग्रॉस मानते हैं कि अगर वो 10 साल पहले या 10 साल बाद पैदा हुए होते तो शायद आज उस मुकाम पर नहीं होते जहां वो हैं। ग्रॉस का करियर बिल्कुल उस दौर के साथ मेल खा गया जब ब्याज दरों में भारी गिरावट आ रही थी, जिसने बॉन्ड की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया। इस तरह की घटनाएं सिर्फ आपके सामने आने वाले मौकों को ही तय नहीं करती, बल्कि जब वो मौके आपके सामने आते हैं तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं ये भी तय करती हैं। ग्रॉस के लिए बॉन्ड्स दौलत बनाने वाली मशीनें थीं, लेकिन उनके पिता की पीढ़ी के लिए, जिन्होंने भारी महंगाई देखी और झेली थी, वही बॉन्ड्स दौलत को जलाकर राख कर देने वाले साबित हो सकते थे। पैसों को लेकर लोगों के अनुभवों में ये अंतर कोई छोटे मोटे नहीं होते, यहां तक कि उन लोगों के बीच भी जो आपको एक जैसे लग सकते हैं। शेयर बाजार को ही ले लीजिए। अगर आप 1970 में पैदा हुए थे तो आपकी किशोरावस्था और जवानी के दिनों में महंगाई को ध्यान में रखने के बाद भी
S&P 500 इंडेक्स लगभग 10 गुना बढ़ गया। ये एक शानदार रिटर्न है। लेकिन अगर आप 1950 में पैदा हुए थे, तो उन्हीं दिनों के दौरान महंगाई को एडजस्ट करने के बाद शेयर बाजार अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। लोगों के ये दो समूह जो महज अपने जन्म के साल के इत्तेफाक से एक दूसरे से अलग हैं, शेयर बाजार के काम करने के तरीके को लेकर पूरी जिंदगी एक बिल्कुल अलग नजरिया रखते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। 1970 की पीढ़ी ने अपनी जवानी में अपने निवेश को लगातार ऊपर जाते और 10 गुना होते देखा, जबकि 1950 की पीढ़ी ने देखा कि उनका निवेश सालों तक वहीं का वहीं अटका रहा। दोनों ने एक ही बाजार देखा, लेकिन उनके अनुभव जमीन आसमान जितने अलग थे। या फिर महंगाई को ही ले लीजिए। अगर आप 1960 के दशक के अमेरिका में पैदा हुए थे, तो आपकी किशोरावस्था और जवानी के दिनों में, यानी उस उम्र में जब आप दुनिया और अर्थव्यवस्था को समझना शुरू ही कर रहे होते हैं, महंगाई ने चीजों के दाम 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिए थे। यह बहुत बड़ा उछाल था। आपको पेट्रोल के लिए लगी लंबी लाइनें याद होंगी, और वो सैलरी भी जो पिछली सैलरी के मुकाबले बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी। लेकिन अगर आप 1990 में पैदा हुए हैं, तो आपने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी कम महंगाई देखी है कि शायद आपने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं होगा। नवंबर 2009 में पूरे अमेरिका में बेरोजगारी दर लगभग 10% थी, लेकिन 16 से 19 साल के उन अफ्रीकी अमेरिकी युवाओं के लिए जिनके पास हाई स्कूल का डिप्लोमा नहीं था, ये दर 49% थी। वहीं कॉलेज की डिग्री रखने वाली 45 साल से ज्यादा उम्र की श्वेत महिलाओं के लिए ये दर महज 4% थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और जापान के स्थानीय शेयर बाजार पूरी तरह तबाह हो गए थे। पूरे के पूरे इलाके बमबारी में उजड़ गए थे। युद्ध के अंत तक जर्मनी के खेतों में इतना ही अनाज पैदा हो पा रहा था कि देश के नागरिकों को दिन भर में बमुश्किल 1000 कैलोरी का खाना मिल सके। अब इसकी तुलना अमेरिका से कीजिए, जहां 1941 से लेकर 1945 के अंत तक शेयर बाजार दुगने से भी ज्यादा बढ़ गया था, और वहां की अर्थव्यवस्था पिछले लगभग 20 सालों में सबसे मजबूत स्थिति में थी। अब आप ही बताइए, क्या कोई ये उम्मीद कर सकता है कि इन अलग अलग हालात से गुजरे लोग अपनी बाकी की जिंदगी में महंगाई को लेकर एक जैसी सोच रखेंगे, या शेयर बाजार को लेकर, या बेरोजगारी को लेकर, या फिर आम तौर पर पैसों को लेकर? किसी को भी ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे लोग किसी भी आर्थिक जानकारी पर एक जैसा रिस्पॉन्स देंगे। किसी को ये नहीं मान लेना चाहिए कि वे एक ही तरह के फायदों से प्रभावित होंगे। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वे सलाह के लिए एक ही तरह के स्रोतों पर भरोसा करेंगे, और हम ये भी उम्मीद नहीं कर सकते कि वे इस बात पर सहमत होंगे कि क्या मायने रखता है, क्या करना सही है, आगे क्या होने वाला है, और आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। पैसों को लेकर उनका नजरिया बिल्कुल अलग अलग दुनिया में बना है, और जब ऐसा होता है तो पैसों के बारे में जो नजरिया एक समूह को बिल्कुल बेतुका और पागलपन लग सकता है, वही नजरिया दूसरे समूह के लिए एकदम सही और समझदारी भरा हो सकता है। कुछ साल पहले द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ताइवान की एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन में काम करने वाले मजदूरों के हालात पर एक रिपोर्ट छापी थी। वहां काम करने की स्थितियां अक्सर बहुत ही भयानक होती हैं। इसे पढ़कर पाठकों का गुस्सा होना लाजिमी था, लेकिन इस रिपोर्ट पर एक चीनी मजदूर के भतीजे ने कमेंट सेक्शन में जो जवाब दिया, वो बहुत ही हैरान करने वाला था। उसने लिखा था, मेरी बुआ ने कई सालों तक उन कारखानों में काम किया है जिन्हें अमेरिकी लोग स्वेट शॉप्स यानी मजदूरों का शोषण करने वाले कारखाने कहते हैं। वो बहुत कड़ी मेहनत वाला काम था। काम के घंटे बहुत लंबे थे, मजदूरी बहुत कम थी, और काम करने के हालात बेहद खराब थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कारखानों में काम करने से पहले मेरी बुआ क्या करती थीं? वो एक वेश्या थीं। मेरी राय में उस पुरानी जिंदगी के मुकाबले एक स्वेट शॉप में काम करना कहीं बेहतर है। मैं जानता हूं कि मेरी बुआ चंद पैसों के लिए कई मर्दों के हाथों अपने शरीर का शोषण करवाने के बजाय एक लालची पूंजीपति बॉस के हाथों
कुछ डॉलर्स के लिए शोषण का शिकार होना ज्यादा पसंद करेंगी। इसीलिए मुझे कई अमेरिकियों की सोच पर गुस्सा आता है। हमारे पास पश्चिमी देशों जैसे मौके नहीं हैं। हमारे यहाँ का सरकारी ढांचा अलग है। हमारा देश अलग है। हाँ, कारखाने में काम करना बहुत मुश्किल है। क्या यह बेहतर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल, लेकिन तभी जब आप इसकी तुलना अमेरिकी नौकरियों से करें। मुझे सच में समझ नहीं आता कि मैं इस बात का क्या मतलब निकालूं। मेरे अंदर का एक हिस्सा इस बात पर जोरदार बहस करना चाहता है, लेकिन दूसरा हिस्सा इसे समझना चाहता है। पर कुल मिलाकर ये इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे अलग-अलग अनुभव उन मुद्दों पर भी लोगों के नजरिए को बिल्कुल अलग कर सकते हैं, जिन्हें एक पक्ष सहज रूप से सही या गलत के सीधे चश्मे से देखता है। लोग पैसों को लेकर जो भी फैसला करते हैं, वो उस वक्त उनके पास मौजूद जानकारी के हिसाब से उनके लिए बिल्कुल सही होता है। वे उस जानकारी को दुनिया के काम करने के अपने उस अनोखे नजरिए में फिट करते हैं जो उन्होंने अपने अनुभवों से बनाया है। हो सकता है कि उन लोगों को गलत जानकारी मिली हो सकता है उनके पास पूरी जानकारी न हो, उनका गणित कमजोर हो सकता है, वे किसी घटिया मार्केटिंग के झांसे में आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा न हो कि वे क्या कर रहे हैं। वे अपने फैसलों के नतीजों को समझने में भारी गलती कर सकते हैं, और यकीन मानिए वे ऐसा खूब करते हैं। लेकिन कोई भी इंसान जब पैसों से जुड़ा कोई फैसला लेता है तो उस पल में वो फैसला उसे बिल्कुल सही लगता है और उसकी उस वक्त की जरूरतों को पूरा करता है। वे खुद को एक कहानी सुनाते हैं कि वे जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और वो कहानी उनके अपने अनोखे अनुभवों से बनी होती है। एक आसान सा उदाहरण लेते हैं, लॉटरी के टिकट। अमेरिकी लोग फिल्मों, वीडियो गेम्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स इवेंट्स और किताबों पर कुल मिलाकर जितना खर्च करते हैं, उससे कहीं ज्यादा पैसा वे लॉटरी टिकट खरीदने पर उड़ा देते हैं। और इन्हें खरीदता कौन है? ज्यादातर गरीब लोग। अमेरिका में सबसे कम आमदनी वाले परिवार लॉटरी टिकटों पर औसतन $412 सालाना खर्च करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा आमदनी वाले लोगों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। 40% अमेरिकी ऐसे हैं जो किसी इमरजेंसी के वक्त $400 का इंतजाम भी नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि जो लोग $400 लॉटरी टिकटों पर खर्च कर रहे हैं, ये ज्यादातर वही लोग हैं जो कहते हैं कि वे किसी इमरजेंसी में $400 नहीं जुटा सकते। वे अपनी सुरक्षा के लिए रखे पैसों को एक ऐसी चीज पर उड़ा रहे हैं जिसमें उनके जीतने की उम्मीद लाखों में एक होती है। मुझे ये बात एकदम पागलपन लगती है। शायद आपको भी ये पागलपन ही लगे। लेकिन मैं सबसे कम आमदनी वाले समूह में नहीं आता, और शायद आप भी नहीं आते। इसीलिए हम में से बहुत से लोगों के लिए कम आमदनी वाले उन लॉटरी खरीदारों की अवचेतन सोच को समझ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जोर डालें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके मन में कुछ ऐसी बातें चलती होंगी। हम बस एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक का गुजारा कर पाते हैं, और बचत करना तो हमारी पहुंच से बाहर लगता है। हमारी आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती। हम अच्छी छुट्टियां, नई कारें, हेल्थ इंश्योरेंस या सुरक्षित मोहल्लों में घर का खर्च नहीं उठा सकते। हम भारी कर्ज में डूबे बिना अपने बच्चों को कॉलेज नहीं भेज सकते। आप लोग जो फाइनेंस की किताबें पढ़ते हैं, आपके पास वो बहुत सी चीजें या तो अभी मौजूद हैं या उन्हें पाने की अच्छी खासी उम्मीद है, लेकिन हमारे पास वो सब नहीं है। एक लॉटरी का टिकट खरीदना ही हमारी जिंदगी का वो इकलौता पल होता है जब हम उन अच्छी चीजों को पाने का एक जीता जागता सपना देख सकते हैं जो आपके पास पहले से हैं और जिन्हें आप मामूली बात समझते हैं। हम एक सपने के लिए पैसे चुका रहे हैं, और शायद आप इस बात को ना समझ पाएं क्योंकि आप पहले से ही एक सपनों वाली जिंदगी जी रहे हैं। इसीलिए हम आपसे ज्यादा लॉटरी टिकट खरीदते हैं। आपको इस तर्क से सहमत होने की जरूरत नहीं है।
जब आपकी जेब खाली हो तब लॉटरी के टिकट खरीदना वाकई एक बहुत बुरा फैसला है। लेकिन मैं कुछ हद तक समझ सकता हूं कि लॉटरी टिकटों की बिक्री आखिर क्यों जारी रहती है। और यही विचार, आप जो कर रहे हैं वो पागलपन लगता है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारे पैसों से जुड़े कई फैसलों की असली वजह को उजागर करता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पैसों से जुड़े फैसले महज एक स्प्रेडशीट देखकर लेते हैं। वे ये फैसले डाइनिंग टेबल पर बैठकर या किसी कंपनी की मीटिंग में लेते हैं। ऐसी जगहों पर जहां आपका अपना बीता हुआ कल, दुनिया को देखने का आपका अपना नजरिया, आपका अहंकार, आपका स्वाभिमान, बाजार की मार्केटिंग और कुछ अजीबोगरीब लालच, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी गढ़ते हैं जो आपको अपने लिए बिल्कुल सही लगती है। एक और जरूरी बात जो ये समझने में मदद करती है कि पैसों से जुड़े फैसले इतने मुश्किल क्यों होते हैं और लोग इसमें इतनी गलतियां क्यों करते हैं, वो ये समझना है कि ये विषय असल में कितना नया है। पैसा दुनिया में बहुत लंबे समय से मौजूद है। माना जाता है कि लीडिया, जो अब तुर्की का हिस्सा है, के राजा एलियाटिस ने 600 ईसा पूर्व में पहली आधिकारिक मुद्रा बनाई थी। लेकिन पैसों से जुड़े फैसलों की आधुनिक नींव यानी बचत और निवेश जिन कॉन्सेप्ट्स पर टिकी है, वे कॉन्सेप्ट्स अभी बिल्कुल बच्चों जैसे हैं। रिटायरमेंट को ही ले लीजिए। 2018 के अंत में अमेरिकी रिटायरमेंट खातों में $27 ट्रिलियन जमा थे, जो इसे एक आम इन्वेस्टर के बचत और निवेश के फैसलों का सबसे बड़ा आधार बनाता है। लेकिन रिटायरमेंट का हकदार होने का यह पूरा कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा बस 2 पीढ़ी पुराना है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले ज्यादातर अमेरिकी मरते दम तक काम करते थे। यही उनसे उम्मीद की जाती थी और यही हकीकत भी थी। 1940 के दशक तक 65 साल और उससे ज्यादा उम्र के पुरुषों के काम करने की दर 50% से ऊपर थी। अगर हम पिछले कुछ दशकों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1880 के दशक में लगभग 78% बुजुर्ग काम कर रहे थे और ये संख्या 1940 तक 50% से ऊपर ही बनी रिगार्ड। इसके बाद ही इसमें लगातार गिरावट आनी शुरू हुई, जो साल 2000 तक गिरकर महज 18% के आसपास रह गई। सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा योजना का मकसद इस हालात को बदलना था, लेकिन इसके शुरुआती फायदे किसी अच्छी पेंशन के आसपास भी नहीं थे। 1940 में जब ईडा में फुलर ने पहला सोशल सिक्योरिटी चेक भुनाया था, तो वो महज $22.54 का था, जिसे अगर आज की महंगाई के हिसाब से देखें तो वो करीब $416 बनता है। 1980 के दशक तक आते आते ही ऐसा हो पाया कि रिटायर होने वालों का औसत सोशल सिक्योरिटी चेक महंगाई को एडजस्ट करने के बाद महीने के $1000 के पार पहुंचा। 1960 के दशक के आखिर तक 65 साल से ज्यादा उम्र के 1/4 से ज्यादा अमेरिकियों को जनगणना ब्यूरो द्वारा गरीबी रेखा के नीचे माना जाता था। लोगों में एक आम धारणा यह भी है कि पहले तो हर किसी के पास प्राइवेट पेंशन हुआ करती थी, लेकिन ये बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है। एम्प्लॉय बेनिफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट बताता है 1975 में 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के केवल 1/4 लोगों के पास ही पेंशन से आने वाली कोई आमदनी थी, और उस खुशनसीब अल्पसंख्यक वर्ग में भी उनके घर की कुल आमदनी का महज 15% हिस्सा ही पेंशन से आता था। 1955 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिटायर होने की बढ़ती चाहत, लेकिन ऐसा कर पाने की लगातार बनी हुई मजबूरी के बारे में लिखा था। एक पुरानी कहावत को अगर नए तरीके से कहें तो हर कोई रिटायरमेंट के बारे में बात तो करता है, लेकिन शायद ही कोई इसके लिए कुछ कर पाता है। 1980 के दशक तक यह विचार पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया था कि हर इंसान एक सम्मानजनक रिटायरमेंट का हकदार है और उसे यह मिलना ही चाहिए। और तब से लेकर आज तक उस सम्मानजनक रिटायरमेंट को पाने का तरीका यही माना जाता है कि हर इंसान अपने पैसों की खुद बचत करेगा और उन्हें इन्वेस्ट करेगा। मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि यह विचार कितना नया है। 401k, जो अमेरिकी रिटायरमेंट सेविंग्स की रीढ़ माना जाता है, 1978 से पहले मौजूद ही नहीं था। रॉथ IRA की शुरुआत 1998 तक नहीं हुई थी।
अगर ये कोई इंसान होता तो आज बमुश्किल शराब पीने की कानूनी उम्र तक ही पहुंच पाया होता। इसलिए अगर हम में से बहुत से लोग रिटायरमेंट के लिए बचत करने और इन्वेस्ट करने में कच्चे हैं, तो इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। हम पागल नहीं हैं, हम सब बस इस खेल में अभी नए हैं। यही बात कॉलेज की पढ़ाई पर भी लागू होती है। 1940 में 25 साल से ज्यादा उम्र के अमेरिकियों में से 20 में से एक के पास भी बैचलर डिग्री नहीं होती थी, जबकि 2015 तक ये आंकड़ा 4 में से 1 हो गया। इस दौरान महंगाई को एडजस्ट करने के बाद कॉलेज की औसत फीस 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। कोई इतनी बड़ी और इतनी जरूरी चीज जब समाज में इतनी तेजी से बदलाव लाती है, तो ये समझा जा सकता है कि क्यों पिछले 20 सालों में इतने सारे लोगों ने स्टूडेंट लोन को लेकर गलत फैसले लिए हैं। हमारे पास सीखने के लिए दशकों का कोई जमा किया हुआ तजुर्बा है ही नहीं। हम बस अंदाजे से काम चला रहे हैं। इंडेक्स फंड्स का भी यही हाल है, जो 50 साल से भी कम पुराने हैं, और हेज फंड्स जिन्होंने पिछले 25 सालों में ही रफ्तार पकड़ी है। यहां तक कि कंज्यूमर डेट यानी होम लोन, क्रेडिट कार्ड और कार लोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हुआ, जब जीआई बिल ने लाखों अमेरिकियों के लिए कर्ज लेना आसान बना दिया। कुत्तों को 10,000 साल पहले पालतू बनाया गया था, लेकिन आज भी उनमें अपने जंगली पूर्वजों की कुछ आदतें बाकी हैं। और एक हम हैं जो इस आधुनिक फाइनेंशियल सिस्टम में महज 20 से 50 साल के अनुभव के साथ ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम इसमें पूरी तरह से ढल जाएंगे। एक ऐसे विषय के लिए जो तथ्यों से ज्यादा भावनाओं से प्रभावित होता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इससे ये समझने में मदद मिलती है कि हम हमेशा पैसों के साथ वैसा बर्ताव क्यों नहीं करते जैसा हमें करना चाहिए। हम सब पैसों के मामले में अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, क्योंकि हम सब इस खेल में अभी काफी नए हैं। और जो बात आपको पागलपन लग सकती है, हो सकता है वो मेरी नजर में बिल्कुल सही हो, लेकिन कोई भी पागल नहीं है। हम सब अपने उन अनोखे अनुभवों के आधार पर फैसले लेते हैं जो उस खास पल में हमें बिल्कुल सही लगते हैं। अगले चैप्टर में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा कि बिल गेट्स कैसे अमीर बने।